हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि हमारे बालक और बालिकाएं सभी अच्छी होगी। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने लाइफ प्रोसेस को समझा था। चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन हमने लिया था, ठीक है ना। हमने एक इंट्रो लिया था कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है और लाइफ प्रोसेस होती क्या है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो ऊपर की तरफ एक टिमटिमा रहा होगा, फ्लैश कर रहा होगा, ठीक है। उस पर कुछ नहीं करना है, आपको उस पर ऐसे टैप करना है और जैसे टैप करोगे आप लेक्चर 1 पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो लेक्चर 1 अगर आप समझ जाओगे तो ही आप लेक्चर 2 को समझ पाओगे। देखो हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर ये समझा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेस की अगर मैं बात करूं या लाइफ प्रोसेस को अगर हम समझे कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली असेंशियल एक्टिविटीज को हम लाइफ प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है। जैसे न्यूट्रिशन की बात हमने करी थी, रेस्पिरेशन की बात हमने करी थी, ट्रांसपोर्टेशन की बात हमने करी थी। तो व्हाटएवर इतनी सारी लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा समझा था। अब उन्हीं लाइफ प्रोसेस को हम डिटेल में समझने जा रहे हैं कि एक्चुअल में इन लाइफ प्रोसेस के अंदर होता क्या है। मैंने आपको बताया था अगर आप अलाइव हो, आप लिविंग हो, आप जिंदा हो, आप जीवित हो, तो आपके अंदर ये लाइफ प्रोसेस होगी ही होगी, 110% होगी। और अगर नहीं हो तो नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहली लाइफ प्रोसेस की, तो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, अगर आप सोचते हो कि सर न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आपको आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि न्यूट्रिशन का मतलब खाना, और खाने का मतलब क्या होता है, खाने का मतलब पिज्जा, बर्गर और ये सब कुछ जो भी आप स्वाद के लिए खाते हो वो सब कुछ फूड है। उसको हम मिला के क्या बोलते थे, फूड। और फूड को खाना ही क्या है, न्यूट्रिशन। तो बेसिक बेसिक बातें तो आपको सबको पता है, कॉमन सेंस आपको पता है, ठीक है। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, देखो न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल सा है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप फूड को बॉडी में लेकर जाते हो, ठीक है। आप फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करते हो, ठीक है, या असेंशियल जो प्रोडक्ट है उनको बॉडी के अंदर इनटेक करते हो, उसी को आप क्या बोल देते हो, न्यूट्रिशन बोल देते हो। तो मेरे 10th क्लास के भोले भाले बालक और बालिकाएं, ठीक है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करो। जो हम मीठा, खट्टा, चरपरा और अदरवाइज चीजें खाते हैं ना, वो हम इसलिए नहीं खाते कि हमें स्वाद आ रहा है, ठीक है ना। हम करेला इसलिए नहीं खाएंगे कि हमें उससे कड़वा लगता है करेला, ठीक है ना, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, खाना भी चाहिए। तो इसलिए हम नहीं खाते कि हमें स्वाद आता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। खाना इसलिए हम खाते हैं, खाना इसलिए हम इंटेक करते हैं क्योंकि उनसे हमें कुछ असेंशियल प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इन सब के लिए जरूरी है, इसलिए हम उनको खाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनको मतलब पतासी इसलिए खा रहे हैं कि चटपटी पतासी जो हमने बनाई है वो इसलिए हम खा रहे हैं, उससे हमें स्वाद आता है, ठीक है। स्वाद टेस्ट मानते हैं, वो टेस्ट भी है, लेकिन टेस्ट के अलावा अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि असेंशियल प्रोडक्ट्स को, जिनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, उनको एक्वायर करना, वही आपका क्या है, न्यूट्रिशन है। अब इधर देखो, न्यूट्रिशन की बात करें, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक एंड यूटिलाइज फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, खाने को इनटेक करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे। किसमें यूटिलाइज करेंगे, ग्रोथ के लिए, ठीक है। आप पहले इतने से नन्हे मुन्ने टावर से छोटे से बच्चे थे, अब आप नहीं 5 फीट या 6 फीट आपकी हाइट हो चुकी है, तो ये जो ग्रोथ हुई है ना, वो इसके लिए जरूरी है, ठीक है। न्यूट्रिशन उसके लिए जरूरी है। मेंटेनेंस, बॉडी का मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी बनाने के लिए तुम्हारे सर जो इतनी एनर्जी के साथ पढ़ा पा रहे हैं उसका रीजन एक ही है, उसका रीजन सिंपल सा है कि उन्होंने खाना खाया है, उन्होंने न्यूट्रिशन लिए है, न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, इसलिए वो इतना एनर्जी के साथ आपको पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिशन में हम जो असेंशियल प्रोडक्ट को एक्वायर करते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, सब्सटेंसेस फाउंड इन फूड। ऐसे सब्सटेंसेस जो फूड के अंदर मिलते हैं उनको आप क्या बोल देते हो, उनको आप बोल देते हो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मोटा मोटा आप समझो, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, भर भर के चाहिए, ठीक है ना। मुझे कार्बोहाइड्रेट दो, मुझे कार्बोहाइड्रेट दो, बिना कार्बोहाइड्रेट के आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा चाहिए।
लिपिड, भैया लिपिड, आप लिपिड बहुत जरूरी है, फैट की लेयर बहुत जरूरी है। फैट जो है वो आपके अंदर एडिपोज टिश्यू बनाता है, स्किन के नीचे एक टिश्यू बनाता है एडिपोज टिश्यू, जो बहुत असेंशियल एक रोल अदा करता है आपकी बॉडी के अंदर। आपका स्टोर फूड भी है और आपको ठंड से भी बचाता है। ऐसे एनिमल जो बहुत ही ज्यादा ठंडे भागों में रहते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड रीजन में रहते हैं, उनके अंदर एडिपोज टिश्यू की फैट की एक मोटी लेयर होती है जो आपको क्या करती है, उस जोन को क्या करती है, सर्दी से बचाती है। अच्छा, इसके अलावा फैट बहुत जरूरी है हॉर्मोन्स बनाने में, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जैसे हार्मोन, फैट वाले हार्मोन बनाने के लिए जो है वो फैट से बने हुए हार्मोन, जैसे विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी बनाने के लिए फैट की रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन की बात करें, ठीक है, प्रोटीन, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो मान के चलो बहुत ही मतलब ज्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी को चाहिए, इन न्यूट्रिएंट्स को आप बोल देते हो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी सी मात्रा में होती है, बहुत छोटी सी अमाउंट में चाहिए, चुनने से ही चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल इत्तू से चाहिए, तो उनको हम कह देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? विटामिन और मिनरल्स। विटामिन बहुत सारे, ए है, बी है, सी है, डी है, बी कॉम्प्लेक्स आ गया जिसके अंदर, ठीक है, एच है, ई है। तो ये सारे विटामिन आपकी बॉडी के अलग अलग जो है वो फंक्शन के अंदर काम आते हैं। अच्छा, इनका नाम बड़ा भयंकर है, ठीक है, विटामिन ए, रेटिनोल, ठीक है, कैल्सिफेरोल। तो इन नामों को याद करने से बचने के लिए इनको हमने विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, एच, इनके अंदर जो है ना इनको डराइव कर लिया, ठीक है, और ज्यादा कुछ इसके अंदर खास नहीं है। अब आगे समझो, विटामिन मिनरल्स आप जान गए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम जा रहे हैं, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को तो समझ लिया। अब जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम जीमने जाते हैं, जीमने समझ लिया ना, दावत में जाना, जैसे हम जीमने जाते हैं वैसे प्लांट्स जीमने नहीं जाते, ना बैक्टीरिया जीमने जाते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा कि बैक्टीरिया ने कॉलोनी बना ली और वहां पर भैया चल रहा है, सवामणी चल रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रिशन का जो टाइप होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होता है। यूनिसेलुलर अपने तरीके से न्यूट्रिशन गेन करेंगे, हम मल्टी सेलुलर है, हम बड़े वाले मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हम हमारी तरीके से न्यूट्रिशन को गेन करेंगे। तो हमारा न्यूट्रिशन गेन करने का तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन का जो टाइप है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दीज आर टू टाइप्स। सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मीनिंग समझो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। मतलब सिंपल सा बात समझ सकते हो, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो इसको हम बोल देते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो आपको किस में देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा ग्रीन प्लांट के अंदर, एल्गी के अंदर, साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। बेटा ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक आप जानते हो ना, जिनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है। चलो छोड़ो, वो कभी किसी और लेक्चर के अंदर उसको कवर करेंगे। अब ये साइनोबैक्टीरिया है। बाकी तुम 10th लेवल का तो नहीं है, बाकी अगर क्लासिफिकेशन देखें तो ये मोनेरा के अंदर आते हैं, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा एल्गी है, ग्रीन प्लांट है, इनके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम कह देते हैं फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस के कारण ही ये फूड बना पाते हैं खुद का। अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है वो भी हम थोड़ी देर में हम देखेंगे, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ये अदर ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये जैसे हम हैं, ठीक है, हम हैं, हम खाना, हमें खाना है, हम ऐसा तो है नहीं कि जादू की जैसे धूप में खड़े हो जाएंगे, धूप नहीं है पॉसिबल। हमें खाना कहां से मिलेगा? खाना हमें प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा, ठीक है। एनिमल या प्लांट से हमें खाना मिलेगा, ठीक है। खाना खाने के लिए हम एनिमल पे या प्लांट के ऊपर डिपेंड रहेंगे, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह देते हैं। हेटेरो का मतलब ऐसा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है,
दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वेरी गुड बच्चा। अब देखो इतना हमने देख लिया तो थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब इसके अगर टाइप की बात करें, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। अभी जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इनके बारे में हम डिटेल में समझ लेंगे। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो बालक और बालिकाओं अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने जा रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ग्रीन प्लांट्स के अंदर या एल्गी के अंदर, या ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिनको हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कह देते हैं, उनके अंदर होता है। अच्छा, अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है। दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे और अपना खाना जो है वो खुद बनाएंगे। ये आपका क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ही ऑटोट्रॉफिक एनिमल अपना फूड खुद बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस या प्लांट न्यूट्रिशन की मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस के करने के लिए सबसे ज्यादा असेंशियल अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के अंदर देखने को हमें मिलता है। आपने देखा होगा ना कि प्लांट्स की लीफ हरी होती है, कुछ प्लांट्स के तो तना या स्टेम भी हरा होता है। वो लीफ ग्रीन या हरा क्यों है? क्योंकि उसके पास में एक पिगमेंट है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो एक प्लास्टिड के अंदर होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। आपने सेल वाले चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, आगे लेक्चर के अंदर भी मैं थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको बता दूंगा। अब क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट और सनलाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट और सनलाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट का यूज करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देता है। सिंपल सा अगर हम देखें, देखो फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फ्यूचर में कभी रहा तो 11th क्लास का जब हम टॉपिक डालेंगे तो फोटोसिंथेसिस को डिटेल में स्टडी पढ़ेंगे। ये 2 रिएक्शंस में बटा होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अभी हमारे सिलेबस का वो पार्ट नहीं है तो उतनी बात हम नहीं करेंगे। आपको सिंपल इतना याद रखना है, 10th लेवल पे इतना याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में इतना सा होता है कि हमारे पास में एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेगा, वो सनलाइट को यूज करेगा, सनलाइट को एज ए एनर्जी यूज करेगा, और एनर्जी यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें चेंज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को चेंज कर देगा वो किसके अंदर, फूड के अंदर। और प्लांट का फूड क्या होता है, प्लांट का फूड होता है आपका ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है वो आगे चल के पॉलीमराइज हो जाएगा स्टार्च के अंदर। प्लांट के अंदर फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, स्टार्च के अंदर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपका क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज में चेंज करेगा। बाद में ग्लूकोज जो है वो पॉलीमराइज होके स्टार्च बना लेगा, और आपके नहीं, प्लांट के अंदर फूड जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। अब डेफिनेशन हम देख लेते हैं, समझ लिया डेफिनेशन क्या कह रही है। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट फ्रॉम CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट अपना फूड बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, कार्बन डाई और H2O को क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में फूड में या ग्लूकोज में चेंज कर देता है। अब देखो एक रिएक्शन आपके सामने लिख रही थी मैंने, इस रिएक्शन की बात करूं तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चाहे आप कोई से भी बोर्ड के हो, CBSE बोर्ड के हो, RBSE बोर्ड के हो, डजंट मैटर, दोनों ही बोर्ड के अंदर ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन में क्या है, 6 CO2 है, 12 H2O है, उसके बाद में क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट क्या एनर्जी की प्रेजेंस में, इसको ग्लूकोज, ये C6H12O6 जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में चेंज कर देगा, और इस रिएक्शन में ऑक्सीजन भी रिलीज होगी, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। आपके सामने जो है वो रिएक्शन है, अच्छे से उस रिएक्शन को आप देख लो। C6 CO2 12 H2O
सनलाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट इसको ग्लूकोज में चेंज कर देगा, वाटर और ऑक्सीजन भी इसमें रिलीज होगा। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो देखो फोटोसिंथेसिस जो है वो 3 इवेंट में पूरा होता है। देखो 10th के बालक बड़े नन्हे मुन्ने छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा कोई बड़ा जो है वो भारी भरकम नॉलेज वो नहीं वहन कर सकते, नहीं उसको ब्रेन में डाल सकते हैं। इसलिए सिंपल सा अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो उस फोटोसिंथेसिस को हम पूरे फोटोसिंथेसिस को 3 इवेंट में समझेंगे। अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जो आप 11th में जाके पढ़ोगे, लेकिन अगर देखा जाए 10th लेवल पे देखा जाए तो उसको हम 3 स्टेप में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। लाइट गिरेगी आपकी लीफ के ऊपर, लीफ के अंदर किसके ऊपर गिरेगी? क्लोरोफिल के ऊपर, और क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने पास नहीं रखेगा, फिर वो क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के बाद वो वाटर मॉलिक्यूल जाकर CO2 के वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। उसके बाद में ये दोनों जो है वो रिडक्शन करेंगे CO2 का और आपके पास में बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो ये सिंपल सी एक मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता दी। ठीक है, वापस से देखते हैं क्या होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विच इज लीड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, जो आगे चल के वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद रिडक्शन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, रिडक्शन हो जाएगा CO2 का और वो चेंज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो ये हमने पूरी प्रोसेस देखी है, ये पूरा इवेंट देखा है किसका? फोटोसिंथेसिस का। आगे अगर हम चले, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है आपके लीफ के अंदर। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? वो होता है आपके ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, और सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रीन पार्ट है प्लांट का वो होता है लीफ। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ की अगर मैं बात करूं, देखो हमारे पास में नन्ही मुन्नी छोटी सी एक लीफ है, और इस लीफ की अगर मैं बात करूं तो लीफ को अगर आप ऐसे पकड़ोगे तो लीफ की एक अपर सरफेस होती है और एक लोअर सरफेस होती है। तो देखो मैंने इस डायग्राम के अंदर दिखाने की कोशिश करी है कि ये जो है ये इसकी अपर सरफेस है और ये इसकी लोअर सरफेस है। अच्छा, बीच में एक जो है वो बिल्कुल इस तरीके से आपको एक डंठल जैसी या एक जो है ट्यूब स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ये इसकी मिडरिब होती है, और मिडरिब के अंदर प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो बेसिकली किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर हम देखें तो जाइलम और फ्लोएम आपके मिडरिब के अंदर होता है, वस्कुलर बंडल के अंदर होता है। अब अगर हम मान लो इस लीफ को बीच में से ऐसे स्प्लिट करें, तो स्प्लिट करने के बाद में आपको लीफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये देखो मैंने इसको स्प्लिट कर दी, ये देखो ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस है, नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस है। अब इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को हम पूरी तरीके से इस वाले पार्ट को हम पूरी तरीके से मैग्नीफाई करके अगर हम देखते हैं, इसको बड़ा करके अगर हम देखते हैं, तो देखो इसको बड़ा करके अगर हम यहां से इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखेंगे तो ये हमें अपर एपिडर्मिस दिखाई देगी और ये हमें लोअर एपिडर्मिस दिखाई देगी। तो नाम मैं लिख देता हूं, ये अपर एपिडर्मिस है तो ये है आपकी लोअर एपिडर्मिस। तो मेरे बच्चों आपको ध्यान से अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा लोअर एपिडर्मिस है और कौन सा अपर एपिडर्मिस है। देखो अपर एपिडर्मिस को अगर आप देखोगे, अगर अपर एपिडर्मिस को आप देखोगे तो अपर एपिडर्मिस आपको ज्यादा शाइनी दिखाई देगा। मैक्सिमम लीफ के अंदर वो ज्यादा शाइनी, ज्यादा ब्राइट और ज्यादा आपको अच्छा दिखाई देगा, वो क्यूट आपको दिखाई देगा, बहुत ही ज्यादा सुंदर आपको दिखाई देगा। इसलिए उसका नाम रख दिया हमने उसके मतलब उसके ऊपर एक, अच्छा वो सुंदर क्यों होता है? वो सुंदर इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर एक पतली वैक्सी वैक्स लाइक मटेरियल की कोटिंग होती है। उस कोटिंग को आप क्यूटिकल कह देते हो, क्यूट है ना, इसलिए उसका नाम हमने क्यूटिकल रख दिया। जैसे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बालक क्यूट है, ठीक है, वीडियो को देखने वाले क्यूट है, इसलिए इसका नाम भी हमने क्यूटिकल रख दिया। लीफ देखोगे ऊपर से बड़ी क्यूट दिखाई देती है। अच्छा, ये काम क्या करती है? देखो वैक्सी नेचर की है, हाइड्रोफोबिक नेचर की है, तो पानी को अपनी सरफेस पे टिकने नहीं देगी। पानी आएगा और तपाक से जो है वो आगे चला जाएगा। लोअर एपिडर्मिस की बात करें, अच्छा अपर एपिडर्मिस को हमने क्यूटिकल दिया है तो लोअर एपिडर्मिस के साथ हम जो है इतना गलत करेंगे नहीं। तो लोअर एपिडर्मिस के अंदर क्या होते हैं?
लोअर एपिडर्मिस के पास में देखो ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से पोर्स होते हैं, देखना बाल को याद रखना, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, इन पोर्स को हम कह देते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये जो पोर आपको दिख रहा है ना, ये बना देता हूं मैं, ये पोर जो आपको दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, इसको आप बोलोगे स्टोमेटा। ये पोर स्टोमेटा है, ये पोर जो है वो स्टोमेटा है। ये 3 स्टोमेटा मैंने इसके अंदर बनाए, दिख रहा है? ठीक है, ये स्टोमेटा है। ठीक है, ये स्टोमेटा है, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं, कट रहा है ना। तो ये है जो आपके, ये है स्टोमेटा, ये है स्टोमेटा, ये स्टोमेटा है। ठीक है, स्टोमेटा के पास में 2 सेल्स होती है जो स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करेगी। अब स्टोमेटा का फंक्शन भी हम देखेंगे। स्टोमेटा के पास में ये 2 सेल है जो स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करेगी, इसको ओपन एंड क्लोज करने का काम करेगी। जब जरूरत होगी तो इसको हम बंद करेंगे, जब जरूरत होगी तो हम इसको खोलेंगे। और खोलने और बंद करने वाली सेल, अच्छा जब आप अगर मान के चलो, अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए हो तो वहां पर आप जाओगे तो आप दरवाजा खुद थोड़ी खोलते हो, वहां बड़ी बड़ी मूंछों वाले कुछ गार्ड्स होते हैं जो दरवाजे को धक्का देके आपके लिए खोलते हैं। तो यहां पर भी स्टोमेटा एक पोर है, एक छिद्र है, एक पोर है, उसको खोलने के लिए हमने एक स्पेशल टाइप की 2 काजू के आकार की बीन शेप 2 सेल्स रखी है। इन सेल्स को हम कह देते हैं, ये जो 2 सेल्स है, इन 2 सेल्स को हम कह देते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं इनका, इन सेल्स का नाम क्या है? इन सेल्स का नाम है गार्ड सेल। ये 2 गार्ड सेल्स है, इसके पास में ये 2 गार्ड सेल्स है। ठीक है, इसके पास में ये 2 गार्ड सेल्स है। तो ये गार्ड सेल्स होती है, इनका काम होता है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करना। क्या स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पे भी होते हैं? होते हैं, बट इतना इफेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ सोच के देखो एपिडर्मिस की लेयर आ गई, तो सॉरी क्यूटिकल की लेयर आ गई, क्यूटिकल की वैक्सी लेयर आ गई, और इस क्यूटिकल की वैक्सी लेयर ने ऊपर वाले स्टोमेटा को लगभग बंद कर दिया है। तो वर्किंग स्टोमेटा कहां होते हैं? लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं, ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बीच में कुछ सेल्स होती है, देखो यहां पर जो सेल्स का ग्रुप है, दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स का ग्रुप होता है, इन सेल को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। मैं एक बार चेक कर लूं, कट थोड़ी रहा है, नहीं कट रहा है। इन सेल्स को कहते हैं मीजोफिल सेल्स, ये मीजोफिल सेल्स कहती हैं। और मीजोफिल्स 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक सेल्स जो है वो बिल्कुल बड़ी बड़ी, ठीक है, इस तरीके की सेल्स होगी, ठीक है, ये कुछ इस टाइप की सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, पूरा अच्छे से समझेंगे इसको, डायग्राम को। ये सेल्स हैं, ये इनका न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, ये सेल्स है। इन सेल्स की अगर बात करें तो इन सेल्स को कहते हैं हम पैलिसेड सेल्स, PALISADE, PALI, पैलिसेड। मीजोफिल्स आप बोलते हैं उनको, मीजोफिल, ये पैलिसेड मीजोफिल्स, ठीक है। और ये हो गई आपकी मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल्स, ठीक है। उसके बाद में यहां पर कुछ सेल्स और होती हैं, ये कुछ सेल्स और हैं, ये कुछ सेल्स और हैं, ठीक है। इनका नाम है स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मीजोफिल, ये स्पॉन्जी मीजोफिल, ठीक है, ये स्पॉन्जी मीजोफिल होती है, ठीक है। स्पॉन्जी मीजोफिल, तो 2 टाइप की मीजोफिल देख ली अपन ने, पैलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मीजोफिल। किसके बीच में होती है? अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में। अपर एपिडर्मिस की बात करें तो उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होगी, लोअर एपिडर्मिस की बात करें तो उसके पास में गार्ड सेल और स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा और स्टोमेटा गार्डेड होगी विद गार्ड सेल्स, ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पर होंगे वैस्कुलर बंडल, ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल देखो हमने कहां पढ़ा था? हमने पढ़ा था वैस्कुलर बंडल, ये रहा वैस्कुलर बंडल पढ़ा था ना, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होता है। तो आपके पास में ये है वैस्कुलर
बंडल, ये वैस्कुलर बंडल है। और वैस्कुलर बंडल के अंदर क्या होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है इसके अंदर जाइलम और क्या होगा, फ्लोएम होगा। इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होगा, ठीक है। इसमें जाइलम और क्या है, फ्लोएम है। और इसके बीच में ये क्या है, ये है एयर चेम्बर, एयर चैम्बर है, ये सैक है, एयर सैक भी बोल सकते हो उसको। देखो इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर एयर ट्रैप होगी, एयर मतलब ऑक्सीजन, या इसके अंदर CO2 ट्रैप होगा। जाइलम और फ्लोएम के थ्रू इसके अंदर वाटर भी आ सकता है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, ठीक है। स्टोमेटा की फंक्शन की बात करें तो स्टोमेटा क्या करता है, एक्सचेंज, दो काम करता है। यहां से मान के चलो ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी होगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी काम करता है ये। और साथ ही साथ वाटर के अंदर भी, वाटर का भी एक्सचेंज करेगा, वाटर मतलब बाहर, वाटर को भी बाहर निकालेगा, या ट्रांसपिरेशन करेगा। दो फंक्शन करेगा ये, या तो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगा या गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो हम लास्ट में पढ़ने जा रहे हैं, देखो बेसिक सारी चीजें हमने देख ली, सबको मिक्स नहीं करना है, हम इतना समझना है एक अपर एपिडर्मिस होती है, एक लोअर एपिडर्मिस होती है। अपर के पास में क्यूटिकल है और क्यूटिकल के कारण वो होती है क्यूट, ठीक है, शाइनी सरफेस होती है। लोअर एपिडर्मिस रफ होती है, उस बेचारे के अंदर छेद है, पोर है, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के पास में खुद की गार्ड सेल है, गार्डेड सेल्स हैं जो स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करेंगी, इनको बोलते हैं हम गार्ड सेल्स। इसके अलावा हमने देखा बीच में जो सेल्स होती है उनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और मीजोफिल सेल्स की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप की सेल्स होती है, पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। इनके बीच में एयर चेम्बर होता है और वेस्कुलर बंडल भी होता है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम के थ्रू इस चेम्बर के अंदर वाटर आ जाएगा और एयर तो इसके अंदर रहेगी। स्टोमेटा जो है वो एक्सचेंज करेगा एयर का, तो इस चेम्बर के अंदर एयर रहेगी स्टोमेटा के कारण। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात, एक बात आपको समझनी है कि इन मीजोफिल सेल्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एक सेल ऑर्गेनल मिलेंगे आपको, ठीक है। इनके अंदर सबसे ज्यादा एक सेल ऑर्गेनल आपको पैलेसिड के अंदर, जो पैलेसिड सेल है ना, पैलेसिड मीजोफिल, इसके अंदर देखने को मिलेंगे, स्पॉन्जी के अंदर भी मिलेंगे। इनको हम क्या कहते हैं, ये इनको कहते हैं बेसिकली, इनको हम कह देते हैं, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये एक टाइप के प्लास्टिड है। और क्लोरोप्लास्ट के पास में एक पिगमेंट होता है जिसको आप बोलते हो क्लोरोफिल पिगमेंट। और यही क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस करता है। यही क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस करता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा लीफ, लीफ के अंदर क्या है, लीफ के अंदर सेल्स है, मीजोफिल सेल्स है। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट के पास में क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। अब इससे पहले जब बोर्ड मैंने भरा था तो मैं एक बात बोलना भूल गया था, अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं हट जाता हूं, आप जो हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले चुके स्क्रीनशॉट। चलो, तो ये हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ पढ़ा है, लीफ का क्रॉस सेक्शन पढ़ा है कि लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब हम आगे स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है। जैसा कि हमने अभी क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ पढ़ा था, हमने देखा था कि लीफ की स्ट्रक्चर होती है, लीफ के पास में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। जिसको क्लोरोप्लास्ट नहीं पता है तो 9th क्लास के अंदर सेल बायोलॉजी के अंदर या सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर के अंदर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड होता है जिसका देखो डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिख रहा होगा, इधर लगा देंगे डायग्राम, आपको दिख भी जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो इस टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके पास में कुछ जो है वो स्ट्रक्चर होती है जिनको थाइलोकोइड बोल देते हैं या ग्रेना बोल देते हैं। उनके उस ग्रेना के ऊपर जो है, उस ग्रेना की मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। डायग्राम दिख रहा होगा आपको। अब इसको हम गायब करके आगे देखते हैं। तो हमने देखा था कि स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा की अगर मैं बात करूं तो स्टोमेटा को अगर आप मैग्नीफाई करके देखोगे तो स्टोमेटा आपको कुछ इस टाइप के दिखाई देंगे। स्टोमेटा के पास में 2 गार्ड सेल्स होती है और ये गार्ड सेल्स स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करती है। जब स्टोमेटा को ओपन करना होगा तो ये गार्ड सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करेगी
और फूल के कुप्पा हो जाएगी और जो स्टोमेटा है उसको ओपन कर देगी। और जब हमें स्टोमेटा को बंद करना है तो ये गार्ड सेल पानी को बाद में रिलीज कर देगी, बेचारी श्रिंक हो जाएगी, पतली हो जाएगी और स्टोमेटा को बंद कर देगी। तो ये ओपन और क्लोज स्टोमेटा है। कंडीशन अगर हम अगला टॉपिक देखें तो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है? तो देखो हमारे पास में 4 चीजें होना बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। सबसे पहली बात, सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, CO2 होना चाहिए और H2 होना चाहिए। ऐसे ये अगर 4 होगा तो ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाएगी। देखो आज के लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूट्रिशन का ही सेकंड पार्ट हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पूरा कवर करेंगे, ज्यादा लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे। आई जस्ट होप आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आपको पता है चैनल के साथ क्या करना है, लाइक करना है और एक बेल आइकन है उसको दबाना भी है। और देखो अगर अच्छा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो हंसते रहिए, खुश रहिए। अगले लेक्चर के अंदर हम हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पूरा करेंगे। बाय।